किसान, खेती और नीति। ये किसान तो हर वर्ष बीज को लेकर ही चिंतित रहते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के तहत बीज अधिनियम 2025 का एक मसौदा, एक रूपरेखा, एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट पब्लिक के सामने रखा है। आने वाला ये बीज अधिनियम 2025 कितना किसानों के लिए लाभप्रद होगा। हमारे इस पहले एपिसोड के लिए हमारे साथ दो बहुत ही विशेष हमारे मेहमान जुड़े हैं। इस नए अधिनियम के प्रारूप में आपको क्या 3 या 4 चीजें ऐसी लगती हैं जो बहुत ही पुराने बीज अधिनियम की तुलना में बेहतर हैं? बीज की क्वालिटी को रेगुलेट करें, अच्छी क्वालिटी का सीड कैसे उत्पन्न हो रहा है उसको भी रेगुलेट करना है। ये जो प्रावधान है, इन प्रावधानों के क्रियान्वयन करते समय क्या ये व्यवस्था ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं हो रही? वेजिटेबल्स और दूसरी जो हाइब्रिड क्रॉप है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। सभी को नमस्कार। किसान, खेती और नीति इस नई पॉडकास्ट श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस श्रृंखला की ये पहली चर्चा हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और आशा है कि इसमें जो विषय हमने चुना है, जो कि है नया बीज अधिनियम 2025। सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के तहत बीज अधिनियम 2025 का एक मसौदा, एक रूपरेखा, एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट पब्लिक के सामने रखा है और अगले 45 दिनों तक पब्लिक से, विशेषज्ञों से, किसानों से, किसान संगठनों से इसके बारे में प्रतिक्रिया मांगी है। हमें ये लगा कि ये एक ऐसा विषय है बीज का जो हर किसान से जुड़ा हुआ है। भले वो किसी भी फसल की खेती करता हो, भले वो देश के किसी भी भाग में ये खेती करता हो, बागबानी वाला जो किसान है वो भी बीज से जुड़ा हुआ है और हमारे बाकी जो जिन्स हैं, गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, ये किसान तो हर वर्ष बीज को लेकर ही चिंतित रहते हैं, नए बीज के किस्मों की फिराक में रहते हैं। तो क्योंकि एक ऐसा विषय है जो हर किसान से जुड़ा है, हमने हमारी श्रृंखला के पहले एपिसोड के लिए इसी विषय को चुना है और हमारा प्रयास ये होगा कि इस परिचर्चा के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के बीच और उनके साथ साथ जो अन्य इस कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो कृषि बीज की कंपनियां हैं, जो कृषि बीज के विक्रेता हैं, जो अनुसंधान में लगी हुई संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कृषि के छात्र हैं, इन सभी वर्गों के लिए हम कुछ ऐसी बातें आपके बीच में रखें जिससे आपकी खुद की सोच बन सके और आप ये फैसला कर सकें कि आने वाला ये बीज अधिनियम 2025 कितना किसानों के लिए लाभप्रद होगा, कितना उनके हित में होगा, कितना पहले की तुलना में उनको सहूलियत होगी या सुविधा होगी। हमें ये सब लक्ष्य को लेकर साथ में चलना है और अगले लगभग 45 मिनट के दौरान हम कोशिश करेंगे कि इससे जुड़े सभी पहलुओं से हम आपको रूबरू करा सकें। मुझे आज बहुत इस बात को लेकर गर्व है कि हमारे इस पहले एपिसोड के लिए हमारे साथ दो बहुत ही विशेष हमारे मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा भोपाल में स्थित हमारे मित्र श्री योगेश द्विवेदी से। श्री योगेश द्विवेदी मध्य भारत कंसोर्शियम ऑफ एफपीओज, एक मध्य प्रदेश स्थित एफपीओज की एक संस्थान है जिसमें लगभग 250 एफपीओ सदस्य हैं। वो उसके सीईओ हैं और बहुत ही अनुभव रखते हैं कृषि क्षेत्र में, कृषि के विद हैं, कृषि में उनके पास एमएससी की डिग्री है और बहुत लगभग 20 से ऊपर वर्षों का अनुभव कृषि क्षेत्र में कार्य करते हुए। योगेश जी, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। साथ में मेरे बैठे हुए दूसरे मेहमान डॉक्टर परेश वर्मा का भी स्वागत करते हुए बहुत हर्ष है। डॉक्टर परेश वर्मा एक बीज के बहुत ही अनुभवी रिसर्च और बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बहुत वर्षों तक आपने बीज के अनुसंधान, रिसर्च में काम किया है, आपने बीज संबंधी संस्थाओं में काम किया है, आपने निजी क्षेत्र में बहुत वरिष्ठ पदों पर काम किया है। आपकी भी पंतनगर यूनिवर्सिटी से कृषि में डिग्री है, यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का से आपकी पीएचडी है और आपके अनुभव का हम स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए आपका भी इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परेश जी आपसे ही शुरू करना चाहूँगा जी। आपका लगभग 35 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है इस इंडस्ट्री में बीज से जुड़ा हुआ, और आपने जो पहला बीज एक्ट था और उसके बाद उसमें कुछ जो संशोधन हुए और फिर
2-3 नए मसौदे सरकार ने तैयार करके सामने लाई, लेकिन किसी पर भी पारित उसको संसद ने नहीं किया। आपको अगर मैं कहूं कि इस नए अधिनियम के प्रारूप में आपको क्या 3 या 4 चीजें ऐसी लगती हैं जो बहुत ही पुराने बीज अधिनियम की तुलना में बेहतर हैं, और अगर आपको 2-3 ऐसी चुनौतियां दिखती हैं जिसमें हमको लगता है कि हम पहले से पीछे जा रहे हैं, तो वो क्या होंगी? संक्षेप में आप हमारे साथ साझा करिए। जो बीज विधेयक 2025 की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो अभी बीज अधिनियम 1966 का है, उससे काफ़ी बदलाव, कई नई चीज़ें इसमें आई हैं, क्योंकि 2066 का जो अधिनियम था वो उस वक्त जो सिचुएशन थी, उस वक्त जो हमारे अनुसंधान की, कृषि अनुसंधान की कैपेसिटी थी, वो ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र में थी। आईसीआर, जो स्टेट की कृषि विश्वविद्यालय हैं, उसमें रिसर्च होती थी। और सीड इंडस्ट्री या बीज उद्योग 1963 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल सीड कॉरपोरेशन को एस्टैब्लिश किया, तब से बीज उद्योग की शुरुआत हुई थी। तो उस वक्त जो उसका फोकस था बीज अधिनियम का, वो ये था कि बीज की क्वालिटी को रेगुलेट करें, और उसमें जो भी प्रोविजंस थे, प्रावधान थे, वो ये थे कि सरकार में जो अनुसंधान हो रहा है, सरकारी क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहा है, वहाँ से नई किस्में विकसित होंगी, उन किस्मों का नोटिफिकेशन होगा, और उस नोटिफाइड वैरायटीज़ का, नोटिफाइड किस्मों का कैसे हम क्वालिटी कंट्रोल या गुणवत्ता उसकी कैसे देखें, और उसको रेगुलेट करने का उसमें प्रावधान था। पिछले 50-60 साल में बहुत सारी चीज़ बदल गई है। प्राइवेट सेक्टर का, निजी उद्योग का कंट्रीब्यूशन बीज उद्योग में बहुत बढ़ गया है। जो आज के डेट में किसान को जो बीज पहुंच रहा है या जो बीज उपलब्ध हो रहा है, उसमें निजी उद्योग जो हैं उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि रफली 2/3 या 65-70% जो बीज किसान आज यूज़ कर रहे हैं वो निजी उद्योग के माध्यम से उनको उपलब्ध हो रहा है। निजी उद्योग में अनुसंधान की भी कैपेसिटी बढ़ गई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बीज उत्पादन का, उसकी गुणवत्ता टेस्ट करने का, सीड टेस्टिंग का, सीड प्रोडक्शन का, सीड प्रोसेसिंग का, वो कैपेसिटी भी बढ़ गई है। तो ये जो नया बीज अधिनियम है, ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें जो प्रपोजल्स हैं वो इसकी बेसिस पर हैं, और इसलिए इसका जो फोकस है या स्कोप है, वो न सिर्फ सीड क्वालिटी को रेगुलेट करना है, बल्कि सीड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, अच्छी क्वालिटी का सीड कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसको भी रेगुलेट करना है। तो इसमें अगर कुछ खास चीज़ें जो अलग हैं, उनको अगर हम देखें तो मैं अभी आता हूँ, उस पर मुद्दों पर आता हूँ कि क्या क्या इसमें फ़र्क है। पर आपने एक बड़ी रोचक बात बताई कि लगभग 2/3 बीज आज भी जो किसान उपयोग कर रहा है हमारा, वो निजी क्षेत्र से आ रहा है जी। कि अधिकांश जो खासकर हमारी बड़ी फसलें हैं, गेहूं है, धान है, दलहन है, तिलहन है, इसका बीज जो है सार्वजनिक क्षेत्र से आ रहा है। मैं यही प्रश्न रखना चाहूँगा योगेश आपके सामने। आप एक किसान संस्थान के सीईओ हैं। क्या आपको लगता है और आप एक बीज उत्पादक संगठन भी हैं, मुझे बताया गया है कि मध्य भारत अपने स्तर पर काफ़ी बड़ी मात्रा में बीज उत्पादन करता है, आप कैसे इस नए अधिनियम के प्रारूप को देख रहे हैं? खासकर जो परेश जी ने ये बहुत ही रोचक और मुझे लगता है चौंकानेदार तथ्य रखा है कि लगभग 2/3 बीज तो आज वैसे ही निजी क्षेत्र के हाथों में है। सर, जो नया अधिनियम जो अभी ड्राफ्ट आया हुआ है, इनफैक्ट इसको थोड़ा समग्र बनाने की कोशिश हुआ है, और हमें ऐसा लगता है, चूँकि अगर हम पुराने अधिनियम की बात करें 1966 और अभी 2025, तो लगभग 59 ईयर्स का समय जो है काफ़ी लंबा अंतराल गुजर गया है, और इसमें परिवर्तन की कई जैसे संभावनाएं हैं, क्योंकि जो परिवेश
उस समय था और जो आज का परिवेश है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। जिस तरह की बाज़ार व्यवस्था परिवर्तित हुई है और ये ग्लोबलाइज बाज़ार बना है, उसमें सीड के को लेकर के भी इसके रेगुलेशंस में और इसके प्रोडक्शन क्वालिटी, इसमें सब व्यवस्थाओं में बदलाव की आवश्यकता है। और सबसे ज़रूरी इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो पूरी व्यवस्था है ये एक्चुअली अल्टीमेटली फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए। तो जो भी हम नई व्यवस्था बना रहे हैं उसका उद्देश्य केवल होना चाहिए कि जो सीड, पहला तो ये है कि सीड एफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीड की प्रोसेस को इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए, और इतना कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ेगी तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर इस तरह से बढ़ता है कि वो किसानों की पहुंच से दूर हो जाए, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये जो प्रावधान है, इन प्रावधानों के क्रियान्वयन करते समय क्या ये व्यवस्था ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं हो रही। क्योंकि इसमें कई सारे ऐसा देखा जा रहा है। मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, जैसे नर्सरी का रजिस्ट्रेशन का एक इसमें जो आर्टिकल 19 है, नया जो बिल है, उसमें लिखा है कि सभी तरह की नर्सरीज का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। अब नर्सरीज में आप देखेंगे कि गांव में छोटे किसान हैं जो वेजिटेबल्स और छोटे अपने नर्सरी लगाते हैं, तो वो नर्सरीज में अभी रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रिया, क्योंकि जो छोटे किसान हैं वो शायद इतने समर्थ भी नहीं है और इतना उनकी पहुंच की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया उनके लिए जटिल हो जाए, क्योंकि इसमें मैंडेटरी शब्द का प्रयोग किया गया कि वो सभी के लिए, कोई भी नर्सरी अगर आप बेचने के लिए लगा रहे हैं तो सभी के लिए मैंडेटरी है वो। तो उन्होंने इनफैक्ट किसान को उसको क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत है। इसी तरह से जो बीज का प्रोडक्शन को लेकर के जो बात हो रहा है, ये बात सही है कि जिस तरह का टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारे नए बीजों की ज़रूरत है किसानों को, और नई तकनीकों का ऐसे बीज जो कि ज़्यादा रोग या कीट प्रतिरोधी है, उसके बीज के यहाँ पर उस तरह के कई तरह के उसमें जो नई इंजीनियरिंग है, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के है, उस तरह के चीज़ें भी आगे आने वाले समय में हमें ज़रूरत पड़ेगा। पर इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो किसानों का जो बेसिकली ये व्यवस्था है वो कीटाणु के से पूरी तरह से बाहर नहीं होनी चाहिए, और हमें इसकी ध्यान रखना है। दूसरा ये साथ में ध्यान रखना है कि इसमें जो है इंस्पेक्टर राज, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाओं में देख रहे हैं कि उसमें कुछ भी अभी परिवर्तन नहीं किया गया है, जो पुराने एक्ट में था सेम चीज़ें रखा गया है। इंस्पेक्टर को ओवर पावर करके रखा गया है, और अभी अनुभव ये है कि जिस तरह के जो है देखें कि अगर यहाँ पे क्वालिटी और कंपटीशंस, और आपको अगर वो आप करते हैं, अगर ये फैसिलिटेट करते हैं, और तो बजाय कि जो मॉनिटरिंग और उसको जो इंस्पेक्टर राज से चीज़ें उतनी सुधरती नहीं है, ये कई सारे अनुभव देख रहे हैं। तो कंपटीशन ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर को भी, जिस तरह से हमें मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी काम कर रही हैं, बट जो अगर हम देखें वेजिटेबल्स और दूसरी जो हाइब्रिड क्रॉप है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो नया बिल होना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखें कि ये व्यवस्थाएं जो है अल्टीमेटली ये इनेबलिंग, नया जो सीड हमारा जो इंडस्ट्री है वो उसको सपोर्ट मिले, कंपटीशन बढ़े, साथ में हमारे जो छोटे किसान हैं उनके तक सीड पहुंच पाए एफोर्डेबल रेट पे, वो भी सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि उसमें कई जगह ऐसा लिखा गया है कि आप अगर ये लेबोरेटरी नहीं होगा, ये तो आप ये नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे कंडीशंस लगाई गई हैं। तो जो अभी हमारा जो चॉइस है फार्मर्स का, तो आपने योगेश एक बात कही अभी, वो कहीं ना कहीं इसमें रिस्ट्रिक्ट ना हो, उसका भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। आपने ये जो इंस्पेक्टर राज का भय व्यक्त किया है, तो मैं यही प्रश्न परेश जी के सामने रखना चाहूँगा कि निजी क्षेत्र इस व्यवस्था में जो रेगुलेशन है, जिस प्रकार से इसका संचालन किया जाएगा, क्या आपको लगता है कि निजी क्षेत्र के जो बीज उत्पादक और अनुसंधानकर्ता हैं उनके बीच में भी ये इंस्पेक्टर राज का एक भय ये मसौदा ला के रखता है? इंस्पेक्टर राज की जो योगेश जी ने बात की वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये कोई बदलाव नहीं है पुराने अधिनियम में और जो 2025 का विधेयक आया है उसमें। तो 1966 का जो बीज अधिनियम था उसमें भी सीड इंस्पेक्टर की जो पावर्स थी, जिसका आम तौर पे हम लोग इंस्पेक्टर राज की बात करते हैं, वो सारी पावर्स एज इट इज़ इसमें बीज विधेयक 2025 में प्रपोज की गई हैं। लेकिन ये बात सही है कि
जब किसी भी अधिनियम का इम्प्लीमेंटेशन होता है ऑन द ग्राउंड, तो जो ऑफिसर इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर है उसके पावर्स में कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और कुछ हद तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस विधेयक में एक चेक एंड बैलेंस थोड़ा इंट्रोड्यूस किया है। और वो ऐसे किया है कि जो 1966 का जो अधिनियम था उसमें जैसे सीड इंस्पेक्टर जाके कहीं भी किसी भी गोडाउन में, प्रेमिसेस में, दफ्तर में जाके चेक कर सकता था और उसके रिकॉर्ड्स चेक कर सकता था। इस विधेयक में जो प्रपोज़ल है वो ये है कि वो पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करेगा और तब जाके फिर वहाँ पर जाके वो गोडाउन में जाएगा और रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन करेगा, या बीज का जो वहाँ माल रखा हुआ है किसी गोडाउन में वो चेक करेगा। तो वो एक थोड़ा सा बेटर चेक एंड बैलेंस है जो इंस्पेक्टर की पावर्स हैं उसमें। योगेश, मैं फिर इस चर्चा को किसान के दृष्टिकोण से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जो अभी तक जिसको हम अंग्रेज़ी में सीड्स ऑफ रेनिटी बोलते हैं, और आपने भी उसकी तरफ इशारा किया कि किसान जो बीज खुद उगाता है और जो हर साल उसका कुछ हिस्सा रख लेता है अगले साल अपनी फसल के लिए बीज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, क्या कुछ इस प्रारूप को देखकर ये आशंका उठती है कि किसान का जो अधिकार है अपने ही द्वारा उत्पादित बीज पर, वो कुछ कम इससे हो सकता है? नहीं, इसमें तो इनफैक्ट किसान को मल्टीप्लिकेशन और यहाँ तक कि उसको विक्रय का भी, ये तो उसमें जो फार्मर्स राइट प्रोटेक्शन है इसका तो ध्यान रखा गया है। ये उसमें है अभी भी, वो किसान से नहीं उसको अलग किया जा रहा है कि कोई भी किसान उत्पादन बीज का करके और मतलब या अपनी खुद की वैरायटी या किसी भी तरह का उत्पादन अगर वो करता है बीज के रूप में, और वो अपने दूसरे किसानों को बेच भी सकता है। अगर वो कमर्शियल लेवल पे जाएगा, जब वो लेवलिंग करेगा तब उसके ऊपर वो एक्ट लागू होंगे। अगर वो नॉर्मल फार्मर टू फार्मर सेल करता है तो वो प्रावधान सीट के पूरे एक्ट के उस पर लागू नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है, ये बात कि किसान को चॉइस रखा गया है। लेकिन इसके अलावा इसमें जो फार्मर ग्रोवर रजिस्ट्रेशन कई तरह का है, इसमें थोड़ा क्लियरिटी का और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी ग्रोवर लिखा है किसी भी तरह के अगर वो है तो उनको सबको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो अगर फार्मर अगर वो खुद करेगा तो क्या ग्रोवर की कैटेगरी में वो भी आता है, तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी नहीं था, उनके लिए छूट था कि वो अपना करो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है, कोई भी प्रक्रिया हो वो थोड़ी सी उनके लिए कठिन होती है। तो इसमें थोड़ी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि अभी भी उसमें लिखा है कि फार्मर टू फार्मर जो है सीड किसान बीज उत्पादन करके और वो बेच सकता है, चाहे उसकी ओन वेराइटीज़ हो या दूसरी वेराइटीज़ को भी वो कर सकता है। जब तक वो लेवलिंग और ब्रांडिंग नहीं करेगा तब तक सीट के जो एक्ट के प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे। तो अभी है सर इसमें। लेकिन एक बात जो मेरा इंपॉर्टेंट था, जो क्वालिटी को लेकर के अभी जो अपना डिस्कशन में जो सर अभी बात कर रहे थे, क्वालिटी पर आते हैं। अभी योगेश एक मिनट, क्वालिटी पर आते हैं। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा जहन में मेरे उठा है सवाल, और वो ये है कि आपने कहा कि अगर कोई कमर्शियल स्तर पर, इसको व्यावसायिक स्तर पर बीज का उत्पादन करता और बेचता है तो जाहिर है उसको किसी प्रक्रिया के तहत पंजीयन कराना है और उसको जितने भी नियम हैं उनका पालन करना है। अब आपकी संस्था भी एक बीज उत्पादक संस्था है, ठीक है, और इस प्रकार की और कुछ बीज उत्पादक एफपीओस भी हैं, सहकारी समितियां भी हैं मध्य प्रदेश में और देश के अन्य भागों में। पहले क्या था कि अगर आपको किसी प्रक्रिया के तहत पंजीयन कराना भी पड़ता था तो राज्य स्तर के अधिकारी और राज्य स्तर का जो अमला था इसके लिए अधिकृत था। इस मसौदे में पूरा पंजीयन और पूरी जो संचालन की और पर्यवेक्षण की व्यवस्था है वो एक केंद्रीय स्तर पर प्रस्तावित की गई है। क्या आपको लगता है इससे कुछ प्रभाव होगा, अच्छा या बुरा? और जिसे अंग्रेजी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं, इसमें कितना आसान होगा इस नई पद्धति के तहत? सर ये जो प्रावधान है, ये तो मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि ये व्यवहारिक प्रावधान नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरे देश देखें, बहुत बड़ा भारत एक विशाल देश है और उसमें इतने सारे राज्यों में और इसकी केंद्रीकृत जो व्यवस्थाएं हैं, ये इसको मैनेज करना जो है व्यवहारिक रूप से बिल्कुल कठिन होगा और इसको डिसेंट्रलाइज ही करने की ज़रूरत है। राज्य स्तर पे ही
पंजीकरण कई का ठीक है, सर्टिफिकेशन एजेंसीज वगैरह का जो एक्रीडेशन वाला है वो मुद्दा तो ठीक है उस पर, क्योंकि वो एजेंसीज की संख्या लिमिटेड होती है, लेकिन जो बाकी रजिस्ट्रेशन की जो बात है उसमें सेंट्रलाइज सिस्टम जो है, वो जो अभी वर्तमान जो सिस्टम है वो ज़्यादा व्यवहारिक है। अब उसको और कैसे जहां उसमें जो गैप है उसको थोड़ा सा दूर करने का और उसको ज़रूरत है उसमें, और वो उसको केंद्र का भी रोल होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि क्योंकि बहुत सारा जो रिसर्च है, जो वेराइटीज़ है, उनमें सेंट्रल एजेंसीज का, क्योंकि स्टेट लेड रिसर्च बहुत ही नहीं है, ना के बराबर है, तो वो केंद्रीय है, तो केंद्र का, सेंट्रल का रोल होना चाहिए। पर रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया में ये जो है ये स्टेट अफेयर और स्टेट के माध्यम से ही होना चाहिए। कोई विशेष अगर स्थितियां निर्मित होती, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि कभी कभी जिस तरह का मौसम बदलने के कारण पानी, अगर हार्वेस्टिंग का सीजन है और पानी गिर गया, उस समय क्या होता है, जो कई क्रॉप है सोयाबीन की है और उनके जो नेचुरल जर्मिनेशन इफेक्ट हो जाता है, वो क्लाइमेटिक रीजन से, उसके लिए कोई संस्था या व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। अब अगर बहुत बड़े उत्पादन में आपने उत्पादन लिया हुआ है तो उसको पूरा का रिजेक्ट कर देते हैं, नॉर्मली अगर किया जाता है वर्तमान में, तो उसके कारण क्या होता है, सीड का क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। तो सरकार के पास ये इसमें जो है ऑलरेडी एक प्रावधान था जो 1983 सीड कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में इसको डाल दिया था, तो वहाँ पे केंद्र के पास इस तरह के अधिकार हो कि आपने उसको लिबरल करने का, कि आपने जर्मिनेशन अगर 85 है तो उसको 80 किया जाए, सीड रेट बढ़ा दिया जाए, या इसी तरह की तो ऐसे डिसीजन जो विशेष परिस्थिति में, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र के लिए या कई राज्यों के लिए वो संबंधित मुद्दे हैं, उनमें केंद्र का स्कोप मतलब होना चाहिए, उनके पास उस तरह की शक्तियाँ होनी चाहिए। बाकी ये जो रजिस्ट्रेशन और फील्ड लेवल के जो मॉनिटरिंग और ये इशूज़ है, ये जो शक्तियाँ हैं, जो ये पावर्स हैं, ये राज्य के पास ही होनी चाहिए, राज्य स्तर पे ही होनी चाहिए। जी परेश, मैं आपको यही सवाल पेश कर रहा हूँ, और एक निजी क्षेत्र में इतना लंबे अनुभव के बाद आपको क्या लगता है कि ये जो सेंट्रलाइज्ड रेगुलेशन एक केंद्रीकृत हमने इसमें एक पाई है जो छाया इस मसौदे में, क्या ये एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीज़ होगी, या इससे प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा सा तकलीफ महसूस करता है? मैंने जितना समझा है इस विधेयक को, इसमें ये सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन तो राज्य सरकारों के द्वारा ही होगा, राज्य के स्तर पर। इसमें जो रजिस्ट्रेशन की, पंजीकरण की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें ये प्रोविज़न है कि सेंट्रल सीड कमेटी जो इस अधिनियम के तहत बनेगी, वो रूल्स और रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बनाएगी, और हर राज्य में एक स्टेट लेवल में स्टेट सीड कमेटी बनेगी, और वो स्टेट लेवल का रजिस्ट्रेशन जो है या पंजीकरण जो है वो स्टेट सीड कमेटी करेगी। तो जो भी रजिस्ट्रेशन है वो राज्य सरकार के स्तर पर ही होगा, लेकिन उसकी गाइडलाइंस कि वो कैसे होगा, उसको क्या क्या उसका क्राइटेरिया होगा, वो सेंट्रल सीड कमेटी डिसाइड करेगी। इसमें एक प्रावधान ये है इस रजिस्ट्रेशन में, जैसे योगेश जी भी कह रहे थे, कि हर सीड ग्रोअर को भी रजिस्टर करना होगा, हर सीड प्रोसेसिंग यूनिट को भी रजिस्टर करना होगा, और हर सीड विक्रेता को भी रजिस्टर करना होगा, चाहे वो डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। और ये रजिस्ट्रेशंस राज्य के स्तर पर ही होंगे, राज्य सरकारों के उसमें ही होंगे। लेकिन अगर कोई सीड प्रोड्यूसर ऐसा है कि जिसका एक स्टेट से ज़्यादा दो स्टेट में या ज़्यादा मल्टीपल स्टेट्स में अगर उसका ऑपरेशन है, तो उसका एक सेंट्रल लेवल पर एक्रेडिटेशन होगा, और उसको उस मान्यता के आधार पर राज्य सरकार उसको रजिस्ट्रेशन करेगी। ये इसमें प्रावधान है। तो मेरे हिसाब से राज्य सरकार की पावर्स में कोई कमी नहीं आई है। राज्य सरकार के लिए गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जिसकी बेसिस पे वो इस अधिनियम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो और एडमिनिस्टर करेंगे। इसमें कोई विशेष फर्क नहीं आने वाला है रेगुलेशन में जी। पर मैं एक और इसका पहलू उजागर करना चाहूँगा, और उस पर थोड़ा बहुत मैंने कुछ लेख भी पढ़े हैं, कुछ ऑनलाइन चर्चाएं भी देखी हैं, और वो है कि निजी क्षेत्र
जैसे आपने कहा 2/3 पहले से ही बीज का सप्लाई कर रहा है, और इस अधिनियम के प्रारूप में बीज खराब निकलने पर किसी प्रकार का मुआवजा या कॉम्पनसेशन का कोई प्रावधान नहीं है। और ये बात कई किसान संगठनों ने, कई प्रतिनिधियों ने, कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी ये बात उठाई है। आपको क्या लगता है कि ये क्या एक सोची समझी नीतिगत कारण से है कि इसमें कोई मुआवजा नहीं रखा गया? हम जानते हैं अगर किसान ने फसल लगाई है और वो नहीं, उसका सही मात्रा में जर्मिनेशन हुआ, उपज अगर नहीं आई, तो उसको सीधी एक आर्थिक मार पड़ती है। तो आपके अनुसार निजी क्षेत्र में जो बीज कंपनियां हैं, ये उनके दबाव में हुआ है, या ये आपको लगता है कि एक जो जिसे कहते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो वैश्विक जो मानदंड हैं, ये उसके अनुरूप है? मुझे लगता है कि ये जो ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं, जो वैश्विक मापदंड हैं जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये उसके अनुरूप है। जो सरकार की एक प्रोग्रेसिव नीतियां आजकल हम देख रहे हैं, ये उसके हिसाब से है। क्योंकि जो निजी क्षेत्र में जो कंपनियां हैं और जो अच्छी कंपनीज़ हैं, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, मध्यम हो, लेकिन जो निजी क्षेत्र में कंपनीज़ हैं, जो रेप्यूटेड और क्रेडिबल कंपनीज़ हैं, वो तो उनकी जवाबदेही तो हमेशा किसान को रहती है, चाहे उसका प्रावधान हो या नहीं हो। जैसे आज भी जो बीज अधिनियम है उसमें कॉम्पनसेशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बीज कंपनियों की क्योंकि जवाबदेही अपने कंज्यूमर को रहती है, अपने कस्टमर को रहती है, और इसलिए जो रिस्क है, अगर कोई ऐसी ऊंच नीच होती है, अगर किसी वजह से फसल ख़राब होती है किसान की, और अगर उसमें बीज का कोई दोष होता है, तो निजी कंपनीज़ उसका भली भांति उसको कॉम्पनसेट करती हैं। थोड़ा मैं आपको जोर दे रहा हूँ, इसमें माफ़ कीजिएगा। ये आपने जो बताया, हम मानते हैं जो अच्छी ब्रांड्स हैं और जो इनका मार्केट में एक प्रचलन है, किसान भी उनको पसंद करता है, मैं मान सकता हूँ कि उनका अपना रेपुटेशन बचाने के लिए वो इस प्रकार का काम करेंगी। लेकिन आप सहमत होंगे कि हज़ारों बीज के उत्पादक हैं और हज़ारों ब्रांड हैं, कई स्थानीय स्तर पर हैं, तो क्योंकि कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, कई बार इस प्रकार का जो क्षेत्रीय कह सकते हैं ब्रांड हो या स्थानीय ब्रांड हो, ज़िला स्तर का ब्रांड हो, वो अगर फेल हो जाए, क्योंकि कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, इसलिए उसकी मार अंततः किसान को झेलनी पड़ती है। तो क्या आपको लगता है कि किसी प्रकार का मुआवजे का प्रावधान रखना उचित होगा इसमें? मेरे हिसाब से जो अभी इसमें प्रावधान है वो इसलिए ठीक है क्योंकि अगर जैसे किसान भी एक उपभोक्ता है और किसी भी मुआवजे का जो रिड्रेसल मैकेनिज़्म है वो आज भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हिंदुस्तान में है उसमें है। और अगर इस बीज अधिनियम में उसका प्रावधान होगा तो हमारा जो अनुभव है वो ये है कि वो फिर डिसीजंस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होते हैं, जुडिशियल लेवल पर नहीं होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो डिसीजंस होते हैं वो हमेशा अनबायस्ड या मेरिट बेस्ड नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका प्रावधान अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही रहे तो वो मेरे हिसाब से एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, चाहे एक किसान संस्था का भी इसमें प्रतिक्रिया लेते हैं। तो योगेश, आपने सुना परेश जी को। परेश जी तो कहते हैं कि इसको हम अगर ना रखें, इसका कोई प्रावधान मुआवजे का, वो उचित है। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम है, जो कि आज की स्थिति है, आप ज़रा बताएं कि एक किसान संगठन की तरफ से अगर आप अपना अनुभव बताएं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम अभी तक कितना सार्थक सिद्ध हुआ है बीज फेल हो जाने के प्रकरणों में मुआवजा या किसी प्रकार की राहत किसानों को देने के लिए। और अगर आप के पास ये अधिकार हो तो आप किस प्रकार का नया प्रावधान इस प्रारूप में देखना चाहेंगे? यह बहुत अच्छा विषय है क्योंकि सबसे ज़्यादा किसानों से जुड़ा हुआ विषय है सीड के बाद, क्योंकि ज़्यादातर सीड की क्वालिटी और गुणवत्ता या फसल खराब होने के बाद
उनको जो मुआवजा का है तो ये एक बिंदु है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी हम आपको ये बताएं कि ये जो कंज्यूमर फोरम में जो सीट बस बेसिकली फार्मर्स को जो कंपनसेशन की जहाँ तक बात है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, कि बहुत ही कम परसेंटेज में अगर 1% अगर है, और उसमें से अगर हम डिसीजंस टोटल देखेंगे तो उसमें सीट से रिलेटेड मामले और उसमें किसानों को मुआवजा मिला होगा, बहुत ही रेयरली ऐसा सुनने को मिलता है। मध्य प्रदेश के केस में तो हमने अभी तक ऐसा कुछ कहीं देखा नहीं कि किसी किसान को इसके मामले मिला हो। दूसरी बात, कंज्यूमर में सबसे बड़ी बात है कि चूँकि इतने विषय उनके पास होते हैं कंज्यूमर फोरम में, और आज जिस तरह से उनकी व्यवस्थाएं हैं वो ऑलरेडी बड़ी डायलिसिस लेवल पे हैं, उसमें लोगों को मुश्किल से ही न्याय, क्योंकि न्याय मिलने के उनकी जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसमें उनका कहना है कि इतना ओवरलोडेड है, बहुत कम लोग हैं, तो वहाँ से उनको कंपनसेशन की उम्मीद करना, वो जिसके पास हजारों तरह के विषय हैं, तो सीट के लिए एक्सक्लूसिव इस तरह का जिसमें की बात है, और ये वास्तव में कि एक व्यवस्था बनने की ज़रूरत है, और जिसमें कि सीड या फसल से रिलेटेड फसल के काम को भी, जो फसल का जो मुआवजा है उसको भी थोड़ा आइदर एक्सटेंड करके, बट वो भी एक जटिल, चूँकि बड़ा विषय है, पूरे किसानों का होता है, बट सीड के लिए स्पेशली होना चाहिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लाइमेटिक इश्यूज़ के कारण जर्मिनेशन और यहाँ तक, इसलिए वो वहाँ पे टेक्निकल जो जैसे सीड बोर्ड की बात हो रही है और जो कमेटीज़ की बात हो रही कि वास्तव में किसके कारण नुकसान हुआ है, क्या खराब क्वालिटी के कारण हुआ है, पर जो भी ग्रोअर हो तो उसमें दोनों लोगों के कंपनसेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को उसमें कुछ फंड होने चाहिए, कुछ स्पेशल फंड हो, ताकि जो ग्रोइंग एजेंसीज़ हैं, जो छोटी एजेंसीज़ हैं जिनका कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्रॉप फेल होता है और उनका पूरा का पूरा सीज़न खत्म हो जाता है, उनके पास कुछ रहता नहीं है, तो लोग मजबूर होकर के कोई मंडी जाते हैं, कोई कई जगह से इधर उधर से सोर्सिंग करते हैं, क्योंकि वो उनके पास डू और डाइस की सिचुएशन हो जाती है। तो ये जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, और किसान अगर पुअर क्वालिटी का सीड है और उसके कारण उसका लॉस हुआ है, तो कुछ इंश्योरेंस मैकेनिज्म हो जिसके कारण, या तो कंपनी हो, लेकिन ज़्यादातर कंपनी अगर वो बहुत छोटी कंपनी है तो वो मुआवजा देने की स्थिति नहीं है। तो ये थोड़ा इस विषय पे रियली जो है वो काम करने की ज़रूरत है, और इसमें एक निश्चय ही एक स्पेशल कोर्स बना करके और व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, ताकि किसानों को जो है वो कंपनसेशन उनको मिल सके अगर बीज के कारण उनकी फसल का या उनका नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये एक मुझे लगता है कि एक बड़ा अहम मुद्दा है जिसमें किसानों की बहुत रुचि रहेगी, अंततः क्या निकलता है। इससे जुड़ा मैं एक ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो सीड कंपनी है, बीज कंपनी है, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर उसे मार्केट में रहना है तो आज के हालात, परिस्थिति ऐसी है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि फार्मर के पास, किसान के पास चॉइस है कि वो किस कंपनी का बीज खरीद रहा है, किस किस्म का खरीद रहा है, किस ब्रांड का खरीद रहा है। तो जो भी कंपनी, अगर वो उसे मार्केट में रहना है और सिर्फ एक फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर नहीं है, उसको ये ज़रूरी है कि वो अपने उपभोक्ताओं को, अपने कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी करना है वो करे। क्योंकि हम लोग अपने इंडस्ट्री में कहते हैं कि, और सबको मालूम है कि आप किसान को गलत बीज सिर्फ एक बार बेच सकते हैं, दोबारा नहीं। अगर आपने एक बार गलत बीज बेचा उसे, तो वो दूसरी बार आपके बीज को हाथ भी नहीं लगाएगा। और इसलिए वो एक बिल्ट इन मैकेनिज़्म है कि जिसकी वजह से निजी कंपनीज अपने कंज्यूमर्स की बाजार व्यवस्था में बहुत आस्था है। आशा है कि ये सही सिद्ध होगी। ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। एक जो पक्ष इस बीज अधिनियम का है, इस पर भी कुछ चर्चा हुई है कि, और इसलिए ये आरोप कुछ लोगों ने लगाया है, कुछ पक्षों ने, कि शायद ये निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों और जो अनुसंधान संस्थाएं हैं उनके दबाव में ये प्रावधान लाए गए हैं। उदाहरण के लिए इस बीज अधिनियम में इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंपोर्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, मतलब आयात कर सकते हैं आप विदेश से सरल प्रक्रिया के तहत। पहले थोड़ी जो प्रक्रिया थी थोड़ी सी अधिक जटिल थी, उसमें समय लगता था, पर इसका प्रस्ताव ये है इस अधिनियम का कि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। तो क्या आपको लगता है कि इससे हमारे देश में बड़ी मात्रा में बीज का आयात, इंपोर्ट शुरू हो जाएगा?
मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से हमारे देश में आयात ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें जो आप ने ज़िक्र किया ये सही है कि कुछ संस्थाएं या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बीज उद्योगों के लिए नियम बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो पूरा उद्देश्य है, जो फोकस है, वो ये है कि हमारे किसानों को अच्छी किस्म का, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज कैसे उपलब्ध हो, और उसके लिए जो रेगुलेशंस हैं, जो नियम हैं, वो आज के डेट में जो नियम है उसको रेगुलेट बेटर करेंगे। आज का जो बीज अधिनियम है 1966 में बना था, उसमें जो हम आजकल ट्रूथफुली लेबल्ड सीड जो बिकता है, जो ज़्यादातर निजी उद्योग बेचते हैं, टीएल जिसको बोलते हैं, वो टेक्निकली और लीगली आज का बीज अधिनियम उसको रेगुलेट नहीं करता। आज का बीज नियम सिर्फ नोटिफाइड और सर्टिफाइड सीड को रेगुलेट करता है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि ज़्यादातर बीज आजकल टीएल निजी उद्योग से आ रहा है, तो ये उसको रेगुलेट करेगा। जहाँ तक आयात का सवाल है, आज भी कुछ बीज, स्पेशली वेजिटेबल्स का बीज काफ़ी इंपोर्ट हो रहा है, और वो इंपोर्ट इसलिए हो रहा है कि कुछ ऐसे फसलें हैं जिसका बीज यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो वो सपोर्ट नहीं करती वो प्रोडक्शन कंडीशंस। लेकिन कुछ नई एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को आइडेंटिफाई भी किया गया है जहाँ पर कुछ बीज वहाँ का उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ फसलों का। तो और जो यहाँ होता है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। जो आयात भी जो आप बात कर रहे हैं, जो इसमें प्रावधान है बीज विधेयक 2025 में, उसका भी ये है कि आयात होगा तो उसका वहाँ पर जो भी टेस्टिंग हुई है उसकी बेसिस पर रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उसको आयात की परमिशन मिलेगी। तो चेक्स एंड बैलेंसेस सीड इंपोर्ट के लिए भी, सीड के बीज के आयात के लिए भी इसमें हैं। योगेश, मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ। एक किसान के परिप्रेक्ष्य में सवाल जो जहन में उठ रहा है उसको लेकर, और वो ये है कि इस अधिनियम में कहीं भी बीज के मूल्य के नियंत्रण के बारे में कुछ नहीं है। तो क्या अब हम देखेंगे कि क्या बिल्कुल खुली बाज़ार व्यवस्था को हम एक बेलगाम रूप में देखेंगे, और बीज के प्राइस कंट्रोल या मूल्य के नियंत्रण की दिशा में अब हम कोई पहल नहीं देखेंगे सरकार की तरफ से? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये एक भी बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जो कि किसानों से जुड़ा हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि चूँकि हमारे यहाँ जो किसान है वो जो 80% से का जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं 90% तक अभी पहुँच गए, तो वो उनके लिए ज़्यादातर किसान रेट उनके लिए मूल्य एक बड़ा विषय है, और उसी लिए ज़्यादा मूल्य के होने के कारण वो बहुत सारे सीट तक अपनी पहुँच नहीं बना पाते हैं। तो इस व्यवस्था में जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो ज़्यादातर जो संभावनाएं ऐसी हैं कि बहुत सारे सीट का कॉस्ट के ऊपर वर्तमान में नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ न कुछ इसमें कंट्रोल होना चाहिए। पर्टिकुलरली जो कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे अभी देखिए कि कई सारे ऐसे हैं, जैसे अभी इंसिडेंट हुआ है हवाई जो अभी इसमें हवाई यात्राओं में, कि किस तरह से कंपनीज जो है 10 गुना ज़्यादा भी प्राइस ले रही है। ऐसे हमेशा होता है जब कोई क्लाइमेटिक इशूज़ होता है और इस तरह के फसल खराब हो जाती है तो उस क्षेत्र का तो फिर भी मनमाना रेट। तो इसको कहीं ना कहीं इसको देखने की ज़रूरत है। प्रावधान एलडीएपी जो 1983 का सीट कंट्रोल ऑर्डर था उसको इसेंशियल कमोडिटी में सीट को रखा हुआ है, तो उसके अंतर्गत प्रावधान है, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें बात कही गई, प्राइस की बात उसमें भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि प्राइस को भी एक कंसिडरेशन होना चाहिए। इसका दूसरा पहलू ये जरूर लोग इसको क्रिटिसाइज करें, बट अलग अलग कोई ना कोई आधार जरूर होना चाहिए। मनमानी तरीके से कुछ भी आप सीट का जो है उससे वसूली किसानों से मतलब उस तरह का नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें ध्यान देने का तो ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारा
किसान जो है बहुत बड़ा वर्ग है, और जो कि पर्टिकुलरली इसे कपास में देखेंगे, मक्के में देखेंगे, पूरी तरह से जो है हाइब्रिड और इसमें है। तो ये इसके बारे में कुछ हुआ नहीं है, तो कोई ना कोई गाइडलाइन और कोई ना कोई एक दिशा निर्देश और एक, मैं कंट्रोल तो नहीं बोलूँगा, बट कुछ तरह का एक रिस्ट्रिक्शन कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई ना कोई व्यवस्था लानी पड़ेगी जिसमें कि मूल्य अगर निर्धारित ना हो, कम से कम नियंत्रित किसी कुछ सिद्धांत पे किया जा सके। परेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? हाँ, इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें ये प्रावधान है कि सरकार बीज की प्राइस कंट्रोल कर सकती है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए कि सरकार को लगे कि कंपनियां या बीज उद्योग बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं किसानों से, या प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं, या किसी बीज की शॉर्टेज है और वो इस वजह से प्राइस ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक उसमें डिस्क्राइब किया है कि इमरजेंट सिचुएशन अगर है, और इमरजेंट सिचुएशन डिफ़ाइन की हुई है, उस सिचुएशन में सरकार के पास ये पावर रहेगी कि वो उसका प्राइस कंट्रोल कर सके। योगेश, आप सहमत होंगे कि हमारे विशेष रूप से जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एफपीओज़ हैं, जैसे आपका एक कंसोर्शियम है 250 एफपीओज़ का, इसी प्रकार से बहुत सारी सहकारी समितियां हैं, और इनके आगे चल के अगर हम एक छोटे से कृषि उद्यमी को भी लें, एक ग्रामीण स्तर पर जो कृषि उद्यमी होता है, जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय शुरू करता है, सबसे पहला जो उसके लिए एक जिसे कहते हैं एंट्री लेवल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो है बीज का विक्रय, सेल ऑफ सीड, इनपुट्स आदि। ये हमने देखा है हज़ारों की संख्या में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और छोटे कस्बों में ये उद्यमी हमको और इस प्रकार की संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं, एफपीओज़ दिखते हैं। आपको लगता है कि इस अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार की जो हमारी आज खुली और एक बहुत प्रतिस्पर्धा वाली कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग एक स्पेस है, उसको ये प्रभावित करेगा नकारात्मक या सकारात्मक तरीके से? अभी तो हमें जो दिख रहा है कि इसमें जो अभी वर्तमान का जिस तरह के प्रावधान दिख रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अभी कई सारे क्लॉजेज में स्पष्टीकरण की ज़रूरत होगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जो अभी शर्मा जी जो बता रहे थे कि इसमें एक्चुअली अगर सर्टिफिकेशन में इन्होंने साथ ही पोर्टल में मैंडेटरी वर्ड मैंने पढ़ा है जिसमें लिखा है मैंडेटरी होगा आपको उसमें करना, सभी ग्रोअर का सीट कहाँ, ट्रेसेबिलिटी की बात की है, ट्रेसेबिलिटी अच्छी बात, बट जो वो पोर्टल कई जगह ऐसे हैं कि चूंकि उनमें टेक्निकल इश्यूज इस तरह के आते हैं, सेंट्रलाइज में वो कोलैप्स होता है या उसको काफ़ी समय लगता है, तो ये छोटी छोटी बातें हो सकती हैं वहाँ के लिए, जैसे इंटरनेट और इस तरह की फैसिलिटीज़ या करिए। लेकिन जो छोटे रूरल एरिया जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए इस तरह की छोटी चीज़ें भी बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। तो अभी जो ये दिख रहा है कि छोटे जो ग्रोअर हैं, मतलब जो सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज होंगी या पीओज होंगे, उनको लिए अभी थोड़ा ये इसमें मेरे को लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट होगा। ये एक इनेबलिंग या सपोर्टिव एक्ट को मैं पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, और इसलिए उसमें थोड़ा देखने का ज़रूरत है, क्योंकि वो जो सुविधाएं और उस तरह के इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे वो एमएनसीज और उनके लिए तो वो फिजिबल होगा, लेकिन ये जो छोटी एजेंसी है जो कि और उनका रोल भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, क्योंकि वो जो रेट है अभी आप देखेंगे कि किसी भी बड़ी कंपनीज के रेट और यहाँ पे जो उससे क्वालिटी वाले प्रोड्यूसर भी जो हैं उनके रेट में करीब काफ़ी बड़ा अंतर होता है, 100% का अंतर होता है। अगर हम 40 रुपये बेच रहे हैं तो वो 80 रुपये से बेच रहे हैं वही सीट की वेराइटीज़, अगर वो हाइब्रिड नहीं इसके बावजूद 70 बेच। तो ये अगर सिस्टम अगर आप मैंडेटरी करेंगे तो बहुत सारा कॉस्ट जो बढ़ेगा, इसका नुकसान हमारे फार्मर्स को होगा, क्योंकि फार्मर जो है वो फिर वही अपने पुराने सीड या कि ना जो पुअर क्वालिटी सीड्स को यूज करेंगे। तो ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इन चीज़ों का, इससे स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर एजेंसीज है, उनको और एफपीओज़ को पर्टिकुलरली जो कोऑपरेटिव है, ये इनको जो है अभी वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं और ना ही उस तरह के सपोर्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा जो इसमें कई सारा जो लिबरलाइजेशन का जो बात हो रहा है उसमें भी वहाँ पे भी देखना है कि ये क्या, इसको एक रोड मैप होना चाहिए। मेरे को लगता है एक
होना चाहिए, और एक मतलब एक ही बोलते हैं कि रूल्स तब आता है वो तो सबके लिए होता है, वो फिर छोटा और बड़े की बात नहीं करता है। तो ये है, तो ये बात सही है, बट हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें कुछ क्लॉजेस और कुछ इस तरह के हो, ताकि ऐसा ना हो कि वो छोटे छोटे जो हम बात करते हैं ना कि माल आने से जो छोटे हमारे छोटे दुकान है वो पूरी तरह खत्म ना हो जाए, उसका हमें ध्यान देने की जरूरत है। यही प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा परेश, कि जितनी हमारी प्राइवेट सीड कंपनीज हैं उनके हज़ारों, कुछ के तो सैकड़ों की संख्या में भी हो सकते हैं डीलर होते हैं। इस एक्ट से क्या उनको कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? जो सीड डीलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका कोई ज़्यादा चेंज इसलिए नहीं आई क्योंकि आज भी उनका रजिस्ट्रेशन होता है। आज भी आज रजिस्ट्रेशन होता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और सीड कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत। अब उनका रजिस्ट्रेशन होगा बीज अधिनियम के अंतर्गत, बस ये इसमें फ़र्क आएगा। लेकिन सीड डीलर्स और सीड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो विक्रेता हैं बीज के, उनका रजिस्ट्रेशन इस नए अधिनियम में भी उसका प्रावधान है, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। जो थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, जो योगेश जी भी कह रहे थे कि जो डिफ़िकल्टी आएगी वो या तो बहुत छोटी बीज कंपनियों को आएगी, क्योंकि इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं। एक तो जो भी नई किस्म है उसका पंजीकरण होगा और उसका पंजीकरण 2 साल की टेस्टिंग के बाद होगा। वो टेस्टिंग जिसको इसमें VCU टेस्टिंग कह रहे हैं, इसमें प्रावधान है। उसकी टेस्टिंग के लिए ऑब्वियसली वो कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटी कंपनीज़ में ये क्षमता नहीं है कि वो मल्टी लोकेशन ट्रायल कर सकें। वो जहाँ जहाँ भी उनको मार्केटिंग करनी है वहाँ पर वो उस कैपेसिटी को ऑर्गेनाइज कर सकें और उसकी टेस्टिंग कर सकें। तो उन्हें ये टेस्टिंग या तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या ICR के इंस्टीट्यूट में करानी होगी और उसकी फ़ीस लगेगी, वो एक कंप्लायंस कॉस्ट उनकी बढ़ेगी। दूसरा, जो सेंट्रल सीड ट्रेसेबिलिटी पोर्टल है जिसकी योगेश जी बात कर रहे थे, उसमें ये सारा इंफॉर्मेशन, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन है, चाहे वो जो फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड, सर्टिफाइड सीड, वो उसकी जो पूरी लिंक है वो ट्रेसेबिलिटी की, उसमें छोटी कंपनीज़ को भी शुरू में प्रॉब्लम आएगी और जो FPOs हैं, FPCs हैं जिनकी आप बात करते हैं उनको भी। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको थोड़ा सपोर्ट मिले, या उनको थोड़ा ट्रेनिंग का सपोर्ट मिले, या कुछ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टाइम लैग है, और उसका प्रावधान मुझे तो यकीन है कि सरकार करेगी। मैंने अभी प्रश्न पूछा था कि क्या इस नए अधिनियम के बाद हम एकाएक बीज का आयात बढ़ता देखेंगे? उस पर आप दोनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं उसी का दूसरा पहलू आपके सामने रखूंगा कि क्या इससे हमारे देश से बीज के निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी? क्या इंडिया एक सीड एक्सपोर्ट हब बन सकता है? इससे बीज के निर्यात को ज़रूर उसकी संभावना बढ़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिससे ये पॉसिबल होगा कि जो बीज उद्योग हैं वो ज़्यादा निर्यात, क्योंकि और वो आयात से रिलेटेड है कि इसमें ये प्रावधान होगा कि हम जैसे आज की डेट में 2 तरह के बीज निर्यात होते हैं। एक तो ये कि हमने यहाँ पर वो किस्म पैदा की और उसका टेस्टिंग किया किसी दूसरे कंट्री में, और उस कंट्री में फिर हम उसको प्रोड्यूस करके उसका निर्यात कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हम कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन है वो ज़रूर उसकी संभावना इससे बढ़ेगी, क्योंकि उसका जो स्टॉक सीड है, जो पेरेंट सीड है, वो इंपोर्ट होगा, और फिर उस पेरेंट सीड, इंपोर्टेड पेरेंट सीड से सर्टिफाइड सीड बनेगा और उसका फिर निर्यात तो होगा। सीड मल्टीप्लिकेशन की संभावनाएं बढ़ेंगी। योगेश, आपको लगता है कि ये एक नई कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी दे सकता है किसानों को, FPOs को, सहकारी समितियों को,
कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सीड का मल्टीप्लिकेशन करे, विशेष रूप से निर्यात के लिए? ये सर बहुत अच्छा होना चाहिए ऐसा, और पर उसमें जो हम देख रहे हैं, मैं पढ़ा उसको, तो उसमें तो हमें इंपोर्ट की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो लिखा गया है, जो भी एक्रीडेशन और बहुत सारी चीज़ें लिखा है कि फॉरेन एजेंसीज भी यहाँ करेंगी। तो अगर उस तरह का प्रोडक्शन, बट इसके बारे में कहीं कुछ दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे है, बट ये प्रोविज़न अल्टीमेटली जो ज़रूरत है अभी देश में कि हम लोग एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, और एक्सपोर्ट को लेकर के कुछ उस पर ज़्यादा लिखा नहीं, वो इंपोर्ट बल्कि ज़्यादा समझ में आ रहा है। इंपोर्ट को लेके, एक्सपोर्ट को लेके कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, या कुछ इस तरह के प्रोविज़न, कुछ इनेबलिंग जो बोलते हैं कि क्लॉज हो, इस तरह के क्लॉजेज कुछ दिख नहीं रहे। तो मेरे को लगता है कि ये इस पर थोड़ा सा कुछ और चीज़ों को इसमें समावेशित करने का, इंक्लूड करने का इसमें ज़रूरत है, ताकि वो बोलते हैं इनेबलिंग जो आपकी जो नॉर्म्स हैं वो उनको और किया जा सके। तो ये ज़रूरत है। और साथ में सर मैं एक और चीज़ इसमें बात करेंगे कि जो कमेटीज़ का इस एक्ट में आप क्वेश्चन करें, मैं इसके पहले कमेटीज़ के कुछ प्रोविजंस हैं, और कई सा कमेटी स्टेट लेवल पे, सेंट्रल कमेटीज़ के, उसमें रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए, क्योंकि जो पुराना सिस्टम था इसमें अभी प्राइवेट सेक्टर का नाम लिखा हुआ है उसमें, बट एफपीओ, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव एक वर्ड यूज किया गया है, बट वो बहुत संख्या, बहुत माइनॉरिटी में हो जाते हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि जो इशूज़ हैं वो स्मॉल फार्मर्स के, और जो फार्मर्स के इशूज़ हैं उनको वहाँ पे जगह मिल सके, और जो भी नीतियाँ हैं और जो भी डिसीजंस हैं वो उनके फेवर में हो सके। नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका समग्र, अगर आप एक आंकलन करें, एक होलिस्टिक असेसमेंट करें, तो समग्र रूप से आपको लगता है कि पिछले जो अधिनियम की तुलना में ये एक सकारात्मक आगे दिशा में बढ़ने वाला कदम है, या हमने 2 कदम पीछे लिए हैं? आपका एक, अगर मैं अंतिम इस पर प्रतिक्रिया लूँ कि जितने भी चुनौतियां हैं उसके बाद भी ये पहले से आगे बढ़ने वाला कदम है, या आप कहेंगे ये अभी आप ये निर्णय करने की स्थिति में नहीं है? नहीं, कदम तो सर मेरे को लगता है कि ये कदम तो एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि जिस तरह से हमें, ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि उसमें कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जिसमें बात हो रही है, चाहे वो, क्योंकि अभी जो वर्तमान सिस्टम है उसमें कुछ न कुछ कमियां हैं, वो सिस्टम अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, और इसीलिए कई तरह की समस्याएं रही। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, चाहे क्वालिटी टेस्टिंग की बात हो, चाहे वो इंस्पेक्शन की बात हो, थोड़ा लिबरलाइज करने की कोशिश करो, वो ज़रूरत है। कंपटीशन क्रिएट करने की ज़रूरत है। इंस्पेक्शन राज से हमने देखा है किसी भी सेक्टर का ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, ये आपने हर सेक्टर में हम लोगों ने देखा है, और जहाँ पे भी सेक्टर आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे नियंत्रण जो है वो नियंत्रण थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा, लोगों को काम करने के मौके देने पड़ेंगे। ये एक्ट जो है, तो हमें अगर बोलेंगे कि इसमें एक कदम पॉजिटिव है, एक कदम सकारात्मक सरकार का कदम है, पर इसमें कहीं ना कहीं ये देखने का साथ में ये ज़रूरत है कि जो कंपटीशंस है, इस कंपटीशन में चूंकि हर तरह के लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़ी कंपनीज हैं, छोटे एक ग्रामीण स्तर पे काम करने वाली संस्थाएं हैं, तो ये दोनों के हितों को ध्यान रखें, इस पे भी हमें ध्यान देने का और ज़रूरत है। परेश, अगर मैं आपसे पूछूं अंत में कि इसमें एक अगर प्रावधान जो नहीं है आप शामिल कराना चाहेंगे, तो वो एक क्या प्रावधान होगा जिससे आपको लगता है कि इस सेक्टर, केवल उसको निजी क्षेत्र के दृष्टिकोण से मत सोचिएगा, लेकिन अगर एक ऐसा इसमें प्रावधान हो सकता जिससे आपको लगता है कि इस सीड सेक्टर समग्र रूप से, होलिस्टिक रूप से सीड सेक्टर को फ़ायदा हो, तो वो क्या प्रावधान होगा? इसमें मेरे हिसाब से तो जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रोग्रेसिव है इसमें। मतलब हम लोगों ने आपस में भी इस पे थोड़ा चर्चा की है, हमने, ठीक है, कुछ इनपुट्स आ रहे हैं कि इसमें इधर उधर कुछ छोटी मोटी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क के दायरे से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से इसमें सारी चीज़ें हैं जो सीड सेक्टर की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आप और योगेश जी दोनों एक मत हैं कम से कम कि इसका जो इसकी दिशा है, इसकी जो इंटेंट जिसको कहते हैं, इसकी नीयत है, वो बिल्कुल सही है, सकारात्मक है,
और हम सिर्फ यही आशा कर सकते हैं कि आपकी जो आस्था है, ये जब अधिनियम अंततः सरकार के पास अनेक सुझाव, हज़ारों की तादाद में सुझाव आएंगे और जो भी प्रक्रिया होगी उन सुझावों को उसका परीक्षण करने की, उनको स्वीकार या रद्द करने की, उसके बाद जो संसद के सामने बिल आता है पास होने के लिए, हम यही आशा कर सकते हैं कि आप दोनों ने जो एक इसमें बहुतायत अच्छाई देखी है, एक आपको लगता है कि ये एक बिल्कुल पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है, ये जब पास होता है और इसका जो क्रियान्वयन होता है तो इस सेक्टर से जुड़े सभी लोग, उत्पादक, विक्रेता और सबसे महत्वपूर्ण जो किसान हैं, वो भी इसी रूप में इसको स्वीकार करते हैं और उनको लगता है कि हाँ, पुराने अधिनियम के तहत जो व्यवस्था थी उससे बेहतर एक व्यवस्था हमारे सामने आई है। हमने आज कोशिश की है कि इस बीज अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर हम प्रकाश डालें। हम कोई अपनी तरफ से अपना विचार, अपना निर्णय आपको नहीं साझा करना चाहते। हमारा लक्ष्य केवल ये है कि हम आप सबके बीच में इन अलग अलग विचारों को रख के आपके स्वयं के विचार को स्पष्ट होने में हम थोड़ी मदद कर सकें। आशा है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजिएगा और अगली बार आपसे एक नए विषय को लेकर फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।